देबीना, तुम तो बहुत ही ज्यादा उतावली हो रही हो। पुष्कर सर अपने प्लान के हिसाब से चलते हैं। इस तरह की चीजों में हमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। बगल में ही बैठी हुई एक दूसरी लड़की ने उस लड़की को समझाते हुए कहा। तभी एक बहुत ही दमदार आवाज आई। क्या मैं महान और शक्तिशाली पुष्कर श्रीवास्तव, जो कि दिल्ली पर राज करता हूं, तुमसे ऐसे ही पैसे खर्च करवा रहा हूं? तुम क्या मुझे कोई गरीब समझ रही हो? तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों दिख रही हो? तुम्हें पता भी है कितने लोग मेरे साथ डिनर करने के लिए लाइन लगाकर लड़ाई करते हैं और मैं उन्हें देखता तक नहीं। ये तो किस्मत की बात है कि मैं इस वक्त तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूं, नहीं तो मैं अभी तक सीधे वापस दिल्ली चला गया होता। और जहां तक बात है इस खास ब्रेसलेट की, जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, तुम इसे केवल 10 लाख रुपए में खरीदना चाहती हो। अरे कई रईस लोग मुझे 1-1, 2-2 करोड़ रुपए देकर यह ब्रेसलेट खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं किसी को बेचता नहीं। लगता है तुम्हें मेरी कदर नहीं है। देबीना ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा। पुष्कर जी प्लीज नाराज मत होइए, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। पुष्कर और लालू दोनों ही यह सुनकर बहुत हैरान थे, क्योंकि अगर बगल की टेबल पर पुष्कर श्रीवास्तव, जो कि दिल्ली पर राज करता था, बैठा हुआ था, तो फिर लालू के साथ कौन था? पुष्कर ने एक नजर उस नकली पुष्कर श्रीवास्तव की ओर देखा, जिसने की एक बड़ी सी बेल्ट अपने कंधे पर पहनी हुई थी और अपने बाल सिल्वर रंग में रंगे हुए थे। वो सचमुच में काफी ताकतवर लग रहा था। लालू आखिरकार एक प्रोफेशनल किलर था। शुरू में भले ही उसे नहीं पता था कि पुष्कर की असली आइडेंटिटी क्या थी, लेकिन जब से पुष्कर डार्क लिस्ट के बॉस को मारकर खुद डार्क लिस्ट का लीडर बन गया था, तो लालू ने पता लगवा लिया था कि पुष्कर ही असल में दिल्ली का पुष्कर श्रीवास्तव था। लालू तुरंत फुसफुसाया और बोला, बॉस लगता है इस आदमी को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। क्या कहते हो? आज रात किसी अंधेरी गली में इसका गेम बजा दूं और फिर उसके बाद। यह कहते ही लालू ने चाकू से गला काटने का इशारा किया। पुष्कर ने शांति से अपना सिर ना में हिला दिया। पुष्कर को उम्मीद नहीं थी कि वह ऑलरेडी इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका होगा और लोग अब उसकी नकल करने लगे होंगे। लेकिन पुष्कर को इस बात की डिसअपॉइंटमेंट थी कि अभी उसके नाम का इतना खौफ नहीं था कि लोग इस तरह का ढोंग न रचे। तभी देबीना ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, पुष्कर जी मैं आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती। मैं समझ सकती हूं कि आपको समय लगेगा, लेकिन मेरे गांव के लोग अब और इंतजार नहीं कर सकते। हमारे गांव की नदी में एक मछली भी नहीं बची है। हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। हम लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। आप तो इतने महान और ताकतवर हैं। मैंने अपने पापा को पहले ही नदी का पानी रोकने के लिए कह दिया है। आपको बस वहां जाकर अपना कोई जादुई मंत्र पढ़कर उसमें मछलियां लानी है, बस। इस वक्त देबीना बिल्कुल ही घुटनों पर आ चुकी थी। उसके पापा काजूगंज के बहुत बड़े लीडर थे और हमेशा ही अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए जान लगा देते थे। लेकिन पिछले कुछ वक्त से ना जाने क्यों नदी की मछलियां धीरे धीरे कम होती जा रही थी और पिछले कुछ दिनों से तो लिटरली एक भी मछली नदी में नहीं बची हुई थी। ये नदी काफी अच्छी नदी थी, क्योंकि इसके चारों तरफ बड़े बड़े हरे हरे घास के मैदान थे। इसलिए ना केवल टूरिज्म यहां पर बढ़ाया जा सकता था, बल्कि साथ ही साथ मछली पकड़ने का बिजनेस भी बहुत बढ़िया चल सकता था। लेकिन अब कई सारे टूरिस्ट जो यहां पर केवल कभी कभी फिशिंग वगैरह करने के लिए आते थे, जब पूरे दिन बैठकर भी एक भी मछली नहीं पकड़ पाते थे, तो परेशान होकर जल्दी वापस चले जाते थे। वो तो शुक्र की बात यह थी कि पूरे काजूगंज में लोगों ने अपने अपने मछली पालने के तालाब भी बनाए हुए थे, ताकि रेस्टोरेंट में कभी भी मछलियों की कमी ना हो सके। नहीं तो अब तक पूरा का पूरा काजूगंज बर्बाद हो चुका होता। नकली पुष्कर ने एकदम शांत आवाज में कहा, देखो देबीना, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि अभी भी हमें साउथ सी पर्ल की जरूरत पड़ेगी, जो हमें कुछ खास मंत्र में काम आएंगे। मैंने पहले ही उन दोनों साउथ सी पर्ल्स की ऑनलाइन बुकिंग कर ली है। अगले महीने तक वह पहुंच जाएंगे। 1 महीना? देबीना ने परेशान होते हुए चिल्लाकर कहा। वो जानती थी कि अगर 1 महीना और लग गया तो उनका पूरा का पूरा गांव ही बर्बाद हो जाएगा। तभी देबीना के बगल में बैठी हुई दूसरी लड़की ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, देखो देबीना, अगर तुम उन पर्ल्स को बहुत जल्दी खरीदना चाहती हो तो ये कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है। मेरे बैग में तो साउथ सी पर्ल्स रखे हुए हैं, लेकिन वो दोनों मुझे मेरी दादी ने अपनी आखिरी निशानी के तौर पर दिए थे। अब मैं उन्हें तुम्हें कैसे बेच सकती हूं? तुम समझ सकती हो ना। पहले तो देबीना अचानक खुश हो गई थी
और फिर अचानक ही उसे अंदर ही अंदर काफी दुख होने लगा और वह बोली, अगर ये पल्स तुम्हारी दादी ने तुम्हें आखिरी निशानी के तौर पर दिए हैं तो मैं तुमसे ये पल्स नहीं मांग सकती। तभी उस लड़की के चेहरे पर एक खिसियानी मुस्कान आ गई, क्योंकि वह तो तुरंत ही अपने बैग में से वह 2 साउथ सी पल्स निकालने वाली थी कि तब तक देबीना ने ऐसा जवाब दे दिया। इसलिए वह मजबूरी में उन्हें बाहर नहीं निकाल पाई। ये सब कुछ देखते हुए उस नकली पुष्कर ने तुरंत कहा, सुनो मैडम, तुम्हें अपने दिल में दया रखनी चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारी दादी की आखिरी निशानी है, लेकिन जब तुम खुद जानती हो कि इतने बड़े गांव कितने सारे लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है, तो तुम्हें एक बड़ा दिल रखना चाहिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, माना कि हम इसकी कोई बहुत बड़ा चढ़ाकर कीमत नहीं दे सकते, लेकिन ये देबीना है ना, तुम इनको रेट टू रेट ये दोनों पल्स बेच दो। अगर तुम इतने सारे लोगों का भला करोगी तो देखना तुम्हारी दादी की आत्मा को भी बहुत शांति मिलेगी। तभी देबीना ने भी उस लड़की की तरफ रिक्वेस्ट वाले भाव से देखा और बोली, बहन, क्या ऐसा हो सकता है? मैं जानती हूं कि ये साउथ सी पल्स का जोड़ा 10 लाख रुपए का है। क्या आप 10 लाख रुपए में मुझे बेच सकती हो? तभी वह लड़की इस तरह बोली जैसे कि किसी पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना। दादी, मुझे माफ करना। मैं काजूगंज के लोगों की भलाई और सुख समृद्धि के लिए तुम्हारी आखिरी निशानी बेच रही हूं। और तुरंत उसे अपने बैग में से वह साउथ सी पल्स का जोड़ा निकाला जो उसने बहुत लंबे समय से तैयार करके रखा हुआ था, और तुरंत देबीना के हाथ में रख दिया। टेबल पर बैठे हुए बाकी 2 लोग उसके इतने बड़े सेक्रीफाइस की बढ़ चढ़कर तारीफ करने लगे। देबीना ने बहुत एक्साइटेड होकर कहा, थैंक यू, मैं भी आपको पैसे ट्रांसफर कर देती हूं। अब देबीना चाहती थी कि पुष्कर जल्द से जल्द उठकर उसके गांव में जाए और किसी तरह उनके बर्बाद हो रहे गांव को बचा ले। जैसे ही पैसे ट्रांसफर होने लगे, उस नकली पुष्कर और उस लड़की ने एक दूसरे को आंखों में इशारा किया और उनके होठों पर एक मुस्कान आ गई। पुष्कर ने देखकर अपना सिर हिलाया और सोचने लगा कि क्या ये देबीना लोगों को समझने में इतनी बेवकूफ है। लालू भी अपना खाना खाते हुए पुष्कर से बोला, ये बेवकूफ लड़की समझ ही नहीं पा रही है। ये 4-5 ठग मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं। इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है? काश मुझे भी ऐसे 2-4 मिल जाते तो मैं भी अमीर हो जाता। तभी अचानक से देबीना के हाथ रुक गए, जो कि पैसे ट्रांसफर कर रही थी, मानो उसे अचानक ही कोई बात समझ आ गई। तभी वह लड़की नीरू गुस्से से उठ खड़ी हुई और लालू को देखकर चिल्लाकर बोली, साले मोटे हाथी, क्या तू यहीं पर मरना चाहता है? वहां पर बैठकर हमारे बारे में क्या बकवास कर रहा है? किसे ठग बता रहा है? लालू के मुंह में खाना था और वह खाते खाते ही बोला, आए, आप कौन है बहन जी? कृपया जरा शोर ना मचाएं और चुपचाप बैठ जाएं। लालू का ध्यान इस वक्त केवल नीरू के ऊपर था, जो देबीना को वो पल्स बेच रही थी। वो जानता था कि ये सभी के सभी लोग देबीना को बेवकूफ बना रहे थे। लगता है कि इस मोटे को मेरी ताकत का अंदाजा नहीं, इसे मेरी ताकत पर शक है। पुष्कर श्रीवास्तव दिल्ली वाले की ताकत पर? वो नकली पुष्कर तुरंत पलट कर बोला। जैसे ही वो आदमी पलटा, उसके चेहरे पर एक अलग ही ऑरा था, जिसे देखकर एक नजर में ही हर किसी को पता चल गया था कि वो कोई बूढ़ा तांत्रिक टाइप आदमी था। ये सब देखकर पुष्कर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने लालू को आंख मारकर इशारा किया। पुष्कर तो जानता ही था कि उन्हें समंदर पार करके जाना था, इसलिए एक मौका था कि वह इन लोगों के साथ जा सकते थे। लालू भी तुरंत समझ गया और अचानक ही मुस्कुराते हुए बोला, हम दोनों भाई भी यहाँ कुछ खास काम के लिए आए थे, लेकिन हमें बहुत सारे ठग रास्ते में मिल गए और हमने 2 दिन पहले ही 40 लाख रुपए ऐसे ही गंवा दिए हैं। उन ठगों ने तो हमारे लिए कुछ खास ताबीज भी बनाए थे और उनमें से आग जलाकर भी दिखाई थी, लेकिन आखिर में निकले वो ठगी। अब आप आज हमें किस्मत से मिल गए, तो मैं बस एक बार टेस्ट करना चाहता था कि आपकी ताकत असली है या नकली। इसलिए क्या हम आपके साथ चलकर देख सकते हैं कि आप क्या करने वाले हो? अगर आप सचमुच ताकतवर निकले तो हम भी आपसे कुछ काम करवाना चाहेंगे, लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, हमारे पास बहुत पैसे हैं। हम उस काम के लिए आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। ये बात सुनते हुए नकली पुष्कर और नीरू दिली दिल में खुशी से पागल हो गए और नकली पुष्कर तुरंत बोला, अरे ये छोटे मोटे काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन आज हमें अगर नसीब ने मिलाया है तो मैं जरूर तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा और अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। उसके बाद देबीना नकली पुष्कर और बाकी सभी को अपने साथ ले गई। भले ही वह जानती थी कि शायद उसे दिल्ली के मशहूर पुष्कर श्रीवास्तव के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा था, लेकिन फिर भी वह एक बार अपनी किस्मत आजमा के देखना चाहती थी। वो बूढ़ा नकली पुष्कर अपने कई सारे चेलों के साथ था और इस तरह से चल रहा था जैसे कि वह कोई बहुत महान मास्टर हो।
काजूगंज की एक अलग ही खास रेपुटेशन थी। जो भी वहां घूमने के लिए जाता था उसके लिए इस रिवर बैंक एरिया में आकर फोटो खिंचवाना एक तरीके से जरूरी था। इसका खास कारण यह था कि उस नदी के दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े लोहे के बैल की मूर्तियां थी और उन मूर्तियों का चेहरा एक दूसरे की तरफ था और साथ ही साथ उनकी गर्दन में लोहे की चेन बंधी हुई थी जो कि नदी के ऊपर से आर पार होती थी। कई सालों की आंधी तूफान और बारिश को झेलने के बाद भी वह मूर्तियां अपनी जगह खड़ी थी। पहली नजर में देखने पर यह कमाल का दृश्य लगता था, जैसे कि मानो एक चेन से बना हुआ पुल नदी को बीच में से बांट रहा हो। पहले यहां पर इस तरह के 8 बड़े बड़े लोहे के बने हुए बैल थे, लेकिन एक बार जब बाढ़ आई तो उनमें से 2 डूब गए। तब एक खास पंडित जी ने बताया था ये इसीलिए हुआ था क्योंकि नदी के देवता के पास पालतू जानवर कम हो गए थे, इसलिए देवता 2 बैलों को अपने साथ लेकर चले गए और आसपास के गांव वाले तो इन चीजों को बहुत ज्यादा ही मानते थे, इसलिए उन्होंने उन मूर्तियों को बाहर नहीं निकलवाया। और अब इस बार नदी में मछलियों की बहुत कमी हो गई थी, इसलिए सभी गांव वाले बहुत परेशान थे। इस वक्त कई सारे रिसर्च एक्सपर्ट और फिश फार्मिंग प्रोफेशनल्स नदी के इर्द गिर्द मौजूद थे जो कि शहर से खास तौर पर बुलाए गए थे। पापा कैसा चल रहा है यहाँ पर? देखो, मैं अपने साथ दिल्ली के मशहूर पुष्कर श्रीवास्तव को लेकर आई हूं। देवीना ने अपने पापा श्रीचल को कई सारे लोगों के साथ दुखी सा देखकर तुरंत कहा। श्रीचल ने देवीना की बात सुनते ही तुरंत कहा, तुम यहां क्या करने आई हो? तुम अब मेरे लिए और मुसीबतें खड़ी मत करो। अपने इन सारे बदमाशों को लेकर यहां से तुरंत चली जाओ। क्या पुष्कर नकली पुष्कर की सच्चाई देवीना को बता देगा? क्या पुष्कर देवीना की मदद करेगा? जानने के लिए